आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान के पहले चैप्टर के प्रश्नोत्तर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? पदार्थ पूछा गया क्या क्या चीज़ हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ये जो दे रखे हैं इनमें से कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो इनमें से हमको पदार्थ ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी पदार्थ हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान घेरती है और स्थान घेरते हैं ना, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है। तो क्या कारण है? चलो इसका उत्तर है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा खाने ठंडे की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इसका सही उत्तर यह है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। दो गुण होते हैं। सबसे पहला, पानी कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। और दूसरा, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अगला प्रश्न है चौथा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर है, इसके चार भाग हैं पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब हमारे पास में जो थोड़े प्रश्न आ रहे हैं वो कुछ अलग तरीके के आ रहे हैं। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इनमें से सबसे ज़्यादा सबसे कम घनत्व किसका है? वायु का होता है। उसके बाद में धुआं का होता है, चिमनी धुआं का, फिर रुई का होता है, फिर जल का, फिर शहद का, फिर चौक और फिर सबसे अधिक लोहे का। इस तरह से कम से अधिक बढ़ते हुए क्रम में हमने घनत्व को व्यवस्थित किया है। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको दे रखा है, उनको सारणी बनाकर लिखना है। तो इसमें दो प्रश्न हैं और दूसरा भाग इसका है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए: दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, पदार्थों में गैस का बढ़ना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। तो सबसे पहले जो ए प्रश्न है उसका उत्तर देंगे, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को निम्नलिखित दर्शाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आकार का। तो ठोस का आकार निश्चित और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस में ना तो कोई आकार होता है और ना कोई इसकी निश्चित सीमा होती है। हम बात करेंगे आयतन की। तो ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का निश्चित आयतन नहीं होता है। हम बात करेंगे दृढ़ता या तरलता की। तो ठोस दृढ़ होते हैं और बहते नहीं हैं, जबकि द्रव ये दृढ़ नहीं होते लेकिन ये आसानी से बह सकते हैं। और गैस ये बह तो सकती हैं लेकिन दृढ़ नहीं होते, बिल्कुल महसूस ही नहीं होते। दृढ़ तो दूर की बात है, लेकिन ये बह सकती हैं। बात करेंगे हम अगले चौथे गुण की, कणों के बीच आकर्षण बल। ठोस में अधिकतम होता है और लिक्विड में बीच का होता है। ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है, और गैस में ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। कणों की स्थिति की बात करेंगे तो ठोस में बहुत पास होते हैं, लिक्विड द्रव में ठोस से थोड़े कम होते हैं लेकिन गैस से ज़्यादा होते हैं। और गैस में क्या होता है? गैस में तो बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं या फिर बहुत कम होता है। बात करेंगे हम संपीडितता की। तो संपीडित ठोसों में संपीडितता नगण्य होती है, इनको दबाया नहीं जा सकता। और जो द्रव होते हैं
वो थोड़े बहुत दबाए जा सकते हैं, बहुत कम, इनमें संपीडितता बहुत कम होती है, लेकिन गैस हाईली ये कंप्रेसिबल होती है, मतलब अत्यधिक संपीडितता होती है इनमें। विसरण की बात करें तो ठोस बिल्कुल विसरित नहीं होते। द्रव कभी कभार थोड़े बहुत विसरित होते हैं, जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, या फिर हमारे कपड़ों पर छिड़कने वाली जो सेंट होती है वो थोड़े बहुत विसरित हो जाते हैं। बात करेंगे गैस की तो पूरी तरह से विसरित हो जाती है, मतलब फैल जाती है हवा में। तो ये तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दृढ़ता की, रिजिडिटी की। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते, ठीक है, केवल ठोस ही दृढ़ होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम संपीडितता की, कंप्रेसिबिलिटी की। पदार्थों के कणों के बीच स्थान होते हैं, बाह्य दबाव या बल के कारण कण समीप आ जाते हैं, पदार्थ के इस गुण को संपीडितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीड्य होते हैं, गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती हैं। ठोस की संपीडितता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। तीसरे गुण की बात करेंगे हम तरलता की, जिसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, बहने का गुण होता है उसको। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तुलना में गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। चौथा गुण है बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। हमारा जो पांचवा गुण है वो है शेप, आकार। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा ठोस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, उनका आकार निश्चित नहीं होता। आगे बात करेंगे हम छठे गुण की, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। पदार्थों के कणों की गति के कारण उनमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम और ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। सातवें गुण की बात करेंगे, घनत्व, डेंसिटी। किसी पदार्थ घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब घनत्व का एक सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को डेंसिटी बोलते हैं, इसलिए D = m/b, मास अपॉन वॉल्यूम। ठोस का द्रव्यमान अधिकतम होता है, द्रव का मध्यम होता है और गैस का न्यूनतम होता है। तो ये इनका क्रम होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, कारण बताएं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके कारण बताने के ऐसा क्यों होता है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन किसी ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग का उत्तर देते हैं कि गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक और इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं, मतलब विसरण कर सकती हैं, विचरण नहीं विसरण, तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह भर देती हैं। बी का उत्तर है, गैसीय अवस्थाओं में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तनों की दीवारों पर टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं हैं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़ों के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। चौथा प्रश्न, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है।
बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। यह पिंजरे की तरह केज लाइक संरचना बनाती है, जिससे इसका आयतन उतनी मात्रा जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल में तैरने लगते हैं। आगे हम बात करेंगे जो बड़े प्रश्न हैं, एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप के जो प्रश्न हैं उनका। तो इसमें फिर से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलने के लिए आपको करना होगा, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास में कोई केल्विन में तापमान दे रखा है, जैसे 300 केल्विन दे रखा है, इसमें से 273 घटा देंगे तो बचे कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो हमारा तापमान निकलेगा ये हो जाएगा हमारा किस में, डिग्री सेल्सियस में। और अगर केल्विन में बदलना है, जैसे पहला भाग है उसका आंसर 27 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। दूसरे भाग का अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, अभी करते हैं। देखो दूसरा है हमारा 573 केल्विन, 573 केल्विन, इसमें से 273 सॉरी मैंने 37 लिख दिया, 573 इसमें से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 300, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी वाले भाग का। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा होगा। तो हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस की क्वथनांक से काफ़ी अधिक ताप है ये, मतलब क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ताप है। तो इस ताप पर जो पूरा जल है वो भाप में बदल जाएगा, मतलब गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो उबल कर भाप में बदलने लगता है, मतलब उस समय द्रव और भाप दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका देखो ये प्रश्न आपका मोस्ट बनता है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसका उत्तर है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चौथा प्रश्न, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो इसका उत्तर है, दाब को बढ़ाकर तथा ताप को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी एक विधि है, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर उसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने और ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। इस तरह से जैसे ये गैस है, दाब देने पर ये धीरे धीरे द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में थोड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका फिर से पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसका उत्तर है, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी मतलब आर्द्रता में कमी होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने और आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिससे पानी बाहर रिसता रहता है और इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण से कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके या घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, चूँकि घड़े और जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके या घड़े का जल ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका उत्तर है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। चौथा प्रश्न, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, गर्मियों में हमें
किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका उत्तर गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते और सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया से हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक और आरामदायक महसूस होता है। आगे कुछ प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न है फिर से, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। मतलब इनको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए जैसे 293 है, इसमें से 273 घटाएंगे तो ये कितना घट के निकल कर आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें दे रखा है 470, इसमें से 273 घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास में कितना बचता है? 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे एक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। मतलब आपको जो पहला भाग है उसमें 25 में आपको 273 जोड़ने हैं तो ये जुड़ने पर कितना आंसर आएगा इसका? 298 केल्विन आएगा। ठीक है, आगे के लिखना न भूलें। तो ये तो पहला भाग हो गया। दूसरा हमारे पास में है 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा? 646 केल्विन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। आप लिखकर इनको हल करें ताकि आपको याद हो जाए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। मतलब क्यों हो जाती है? नैफ्थलीन कहाँ गायब हो जाती है? और दूसरा प्रश्न है, हमें इत्र की गंध दूर बैठे हुए हमारे पास क्यों पहुँच जाती है? तो इसका आंसर है यहाँ पर पहला, नैफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। और दूसरा भाग, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। इसी कारण इत्र गंध दूर बैठे व्यक्ति के पास ही पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे कम आकर्षण बल गैस मतलब ऑक्सीजन के बीच में होता है, फिर जल, फिर चीनी। तो ये आकर्षण बल के आधार पर इनका क्रम हो गया। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तीनों अवस्था में होगा, ठोस, द्रव और गैस में। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबल रहा होता है, मतलब वहाँ पर द्रव और गैसीय अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। छठा प्रश्न होगा, पुष्टि हेतु कारण दें। पहला, जल कमरे के ताप पर द्रव है, और बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो क्या कारण है इसके? तो पहले का देखें, जल कमरे के ताप पर क्यों द्रव है। इसका हिमांक मतलब जमने वाला बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बदलने वाला जो बिंदु है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। दूसरा, लोहे की अलमारी ठोस कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इनका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार व आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं है। सातवां प्रश्न, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखिए इसका उत्तर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। परंतु किसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ में 3.34 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता।
8वां प्रश्न है, जो शायद हमारा अंतिम प्रश्न है, उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता सबसे अधिक महसूस क्यों होती है, किस में अधिक होती है? तो इसका उत्तर है, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 273 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नवा प्रश्न और है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCD तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। जैसे ठोस है, ठीक है, ये द्रव में बदलेगा, जैसे इसको गर्म करेंगे और फिर ज़्यादा और गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएगा। इसका अपोजिट, यदि हम इसकी ऊष्मा में कमी लाएं या दाब में वृद्धि करें तो जो गैस है वो पहले द्रव में बदलेगी फिर ठोस में बदलेगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। इसके सारे प्रश्नोत्तर हमने कर लिए। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल या प्रश्नोत्तर के साथ में। धन्यवाद।